पुष्कर बाड़मेर के साथ साथ इटावा कोटा, बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर, खींवसर नागौर, निवाई टोंक, भील कुआ कुशलगढ़, बांसवाड़ा तथा शाहपुरा जयपुर में ट्रॉमा सेंटर की लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे। साथ ही समस्त चिकित्सा महाविद्यालय में गंभीर घायलों को प्राथमिकता के साथ उपचार करने के लिए ट्रॉमा ट्राइएज प्रोटोकॉल की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का विषय रहा हमेशा। इसके लिए प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, इसलिए हमने निर्णय किया कि मिलावटखोरों को किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध नियमित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शुद्ध के लिए युद्ध मात्र एक अभियान तक सीमित न रहे, इस हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना करने के साथ साथ 250 से अधिक फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा आवश्यक टेस्टिंग संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से राज्य स्तर पर फूड सेफ्टी तथा ड्रग कंट्रोल कार्यालयों का एकीकरण कर स्थापित कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल की तर्ज पर जिला स्तर पर भी फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर के 100 नए पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूँ। इसके प्रत्येक जिले में मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। राशन की दुकानों पर डिजिटल वे ब्रिजेज उपलब्ध कराकर उन्हें पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट मशीन भार है और ऐसी योजनाओं को सीमित अथवा बंद कर देना चाहिए। इस विडंबना का सामना हमारा देश ही नहीं कर रहा है, अपितु अमेरिका जैसे विकसित देश में भी पूंजीवादी विचारधारा सामरिक सुरक्षा के विरोधी करती रही है। वहाँ भी लोकतंत्र विश्वास रखने वालों ने ऐसी विचारधारा का सामना कर सामरिक सुरक्षा योजनाओं को निरंतर जारी रखा। मैं सदन को अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा का यह कथन याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने सामरिक सुरक्षा के महत्व को दोहराने के साथ साथ सामरिक सुरक्षा फंड्स को बाजार में निवेश करने पर भी पुरजोर विरोध किया था। जैसे वो एनपीएस का मामला है, ओपीएस के साथ में वो भावना इसमें ही आ रही। उन्होंने 14 अगस्त 2010 को कहा था, 75 ईयर एगो, 14 अगस्त 2010 के 75 साल पहले, in the midst of the Great Depression, Franklin Roosevelt signed Social Security into law, laying a cornerstone in the foundation of America's middle class, and assuring generation of America's seniors that after a lifetime of hard work, they would have a chance to retire with dignity. We have an obligation to keep that promise. आगे कहते हैं ओबामा साहब, we have an obligation to keep that promise जो मिस्टर रूजवेल्ट ने कहा था, to safeguard social security for our seniors, people and disabilities and all Americans today, tomorrow and forever. One thing, आगे कहते हैं मिस्टर ओबामा, one thing we cannot afford to do, though it is privatized social security, an ill-conceived idea that would add trillions of dollars to our budget deficit while trying your benefit to the whims of Wall Street, जैसे बॉम्बे में शेयर मार्केट है, वहाँ वॉल स्ट्रीट कहलाती है अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट traders and the ups and downs of the stock market. I will fight with everything I have got to stop those who would gamble your social security on Wall Street. ये हमारी थीम है और उसी थीम पे हम भी चलना चाहते हैं जो मिस्टर बराक ओबामा ने कहा। श्री बराक ओबामा को दिनांक 14 अगस्त 10 के कथन का सारांश में हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आज से 75 साल वर्ष पूर्व 14 अगस्त 1935 को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामरिक सुरक्षा को कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे वह सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्र भर कठिन परिश्रम करने के बाद सत्सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। बराक ओबामा आगे कहते हैं, इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सर्वदा सामरिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। हम किसी भी सूरत में सामरिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। ये एक बिल्कुल गलत सोच है। इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाने के साथ साथ बेनिफिट की राशि को स्टॉक मार्केट की अनिश्चितता से जोड़ देंगे, जैसा अभी वो हमारे देश में भूचाल आया हुआ है अडानी साहब के केस को लेके। वही मैंने इसीलिए ओपी लागू की है। माननीय सदन को कहना चाहूँगा, ओपीएस की भावना यही थी जो पिछले साल पहले कहा गया है। आगे कहते हैं उमर साहब, इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग समस्त देशवासियों को सर्वदा सामरिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। और आगे कहा है, हम किसी भी सूरत में सामरिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। ये बिल्कुल गलत सोच है। इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाएंगे, साथ साथ बेनिफिट की राशि को स्टॉक मार्केट की अनिश्चितता से जोड़ देंगे। मैं पूरा जोर लगाकर ऐसे लोगों को रोकूंगा जो हमारी सामरिक सुरक्षा को बाजार के बदले में जाते हैं। यही बात जो है, यही बात मैं आपको हमेशा सदन के माननीय सदस्यों को कहता रहता हूँ कि हम भी हमारे कर्मचारियों को एनपीएस के माध्यम से स्टॉक मार्केट की बढ़ते नहीं छोड़ेंगे। यही भाव इसके अंदर। इसलिए माननीय सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त विचारों के समान ही कार्मिकों की सामरिक सुरक्षा अर्थात पेंशन हेतु अंशदान को एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत बाजार में निवेश कर होने वाले रिस्क को देखते हुए ही मैंने मेरे द्वारा पिछले बजट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में एलआईसी जैसे भारत सरकार के उपक्रम में के शेयर प्राइस में भी अप्रत्याशित कमी ने हमारे ओपीएस लागू करने के निर्णय को सही साबित कर दिया। मैं सदन के माध्यम से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से संपूर्ण देश में कार्मिकों के लिए ओपीएस लागू करने का आग्रह करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई सीख द ट्रू मेजर्स ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन लॉ हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, अर्थात समाज की सच्ची प्रगति इस बात में नहीं है वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है को अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। हमारा मानना है कि वंचित वर्गों को सामरिक सुरक्षा प्राप्त होना उनका हक है। इसी कारण केंद्र की हमारी यूपीए सरकार द्वारा राइट बेस्ड लॉ जैसे मनरेगा आरटी फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों के कारण ही तत्व समय की वैश्विक मंदी ग्लोबल रेसिशन की मार से आम आदमी बच पाया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, जहां राज्य सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय कर 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामरिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही, वहीं केंद्र सरकार द्वारा केवल 10 लाख व्यक्तियों को ही मात्र 200 से 300 रुपये प्रति माह पेंशन देते हुए सिर्फ 300 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों में पेंशन सहित सामरिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति अलग अलग है। हाल ही मैंने पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है कि संपूर्ण देश के लिए सामरिक सुरक्षा योजनाओं को कानून लाते हुए एक रूपता के साथ में लागू करने की व्यवस्था करें। जहाँ एक और हमने केंद्र सरकार से मांग की है, वहीं हम पहल करते हुए राजस्थान में ऐसा कानून लाना मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों परिवारों को एंटाइटलमेंट बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से मैं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ पेंशन योजना को समावित करते हुए कानून बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष की रोजगार गारंटी तथा वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1,000 रुपये महीने की पेंशन प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।
अतिरिक्त व्यय किया जाना पड़ता ही। तो इस प्रकार है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार कथोड़ी सहरिया विशेष योगजन को भी स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 रुपये का रोजगार मिल सकेगा हमेशा के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस का रोजगार प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के तमाम समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को, मैं वापस पुनः पढ़ रहा हूँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त बेनिफिशियरीज को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को वर्तमान में 500 साढ़े 700 रुपये की बजाय 1000 रुपये पेंशन मिल सकेगी। जैसा विदित है हमारी संवेदनशील सरकार ने वर्ष 19 में 6 वर्षों के बाद में पेंशन राशि में वृद्धि की थी। लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर को होने वाली समस्या के निराकरण की दृष्टि से हर वर्ष परमानेंट 15% स्वतः वृद्धि किए जाने की प्रावधान की मैं घोषणा कर रहा हूँ। वर्तमान में ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन आदि कंपनियों ने युवा कार्मिकों को सुविधा में पर ट्रांजेक्शन के आधार पर जोड़ रखा है। ऐसे कर्मियों को गीग वर्कर्स कहते हैं। संपूर्ण विश्व के साथ ही प्रदेश में भी गीग इकोनॉमी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 3-4 लाख हो चुकी है। इन गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था ये बड़ी कंपनियां नहीं करती। ऐसे वर्कर्स को शोषण से बचाने का संबल प्रदान करने की दृष्टि से मैं गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की राशि से गीग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि नई पहल करते हुए मैं पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइज होने के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री चिरंजीव श्रमिक संबल योजना लागू करने में घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता देना प्रस्तावित है। प्रदेश में छात्रों, श्रमिकों, निम्न आय वर्ग के जनसामान्य को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए हमने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की थी। आज लगभग 1000 इंदिरा रसोई हैं पर मात्र 8 रुपये भोजन की थाली ससम्मान उपलब्ध होती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना पर 700 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा। हमने विभिन्न वंचित वर्गों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से इनके कल्याण और उत्थान के लिए भी कोष गठित किए थे, जिनके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इसे और अधिक गति देने, तरफत का रूप देने प्रदान करने की दृष्टि से मैं SC/ST विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपये से बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि भी 200 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। सफाई कर्मचारी विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में लगभग 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र TSP के निवासियों के समग्र विकास के लिए पैसा एक्ट 96, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट तथा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने कई कदम उठाए। आज भी जनजातीय क्षेत्र में अधिक से अधिक सामुदायिक पट्टे फॉरेस्ट राइट दिए जाने की आवश्यकता है। इन कार्यों को और आगे बढ़ा ले जाने के साथ साथ स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त करने की दृष्टि से मैं पैसा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग टास्क फोर्स के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्यजनों को
स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, आवश्यक कृत्रिम अंग, उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, कैलीपर, श्रवण यंत्र, स्त्री के लिए 10,000 रुपये प्रति 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इससे 50,000 दिव्यांग लाभान्वित होंगे। इसमें 75 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। विशेष योग्यजनों को बेहतर शैक्षिक वातावरण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना 25 करोड़ की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही आगामी वर्ष कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। दिव्यांगों हेतु संचालित एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ब्रेल पुस्तकें, प्ले एलिमेंट उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि 15% वृद्धि की जाएगी। अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु छात्रों के निर्माण सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। साथ ही सविदित है कि दूरगामी सस्टेन प्रभाव के लिए किसी भी देश प्रदेश की सफलता महिलाओं और बच्चों पर निर्भर करती है। हमने इसी उद्देश्य से 1,000 करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति कोष का गठन कर उड़ान, इंदिरा मातृत्व योजना, पोषण व महिला उद्यम प्रोत्साहन जैसी विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की है। महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु मैं महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले 1 लाख रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराते हुए रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ियों में सुविधाओं के विस्तार एवं बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से मैं 8,000 आंगनबाड़ी, 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 320 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। हमने इस वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी क्रम अब मैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख से अधिक बच्चों के लिए भी आगामी वर्ष में 2 सेट यूनिफॉर्म देने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों की नियमित शारीरिक व जांच पोषण संबंधी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 महावारी केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालय पर 100 एवं जिला मुख्यालय 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 70 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु मैं प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर खोलना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपये